तो आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर। थोड़ा टफ सा लगेगा पर ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा धीरे धीरे। थोड़ा बहुत लिटिल बिट टफ लग सकता है, ये पहला लेक्चर है इसलिए। तो शुरुआत से शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसके जो मेन जो पिलर होते हैं उसमें आज हम पहला पिलर करेंगे और इसका नाम है मनी। मनी के बारे में पढ़ेंगे। तो मनी का हम शुरू से इवोल्यूशन करेंगे कि जब मनी शुरुआत में थी तो क्या होता था, वहां से शुरुआत करेंगे इसकी मनी की। तो जब पहले मनी नहीं थी तो इंडिया में या पूरे वर्ल्ड के अंदर बार्टर सिस्टम चलता था। पूरे वर्ल्ड के अंदर बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है कि एक चीज ले लेते हैं दूसरी चीज दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास सपोज दैट व्हीट है और किसी के पास टोमेटो है और मुझे टोमेटो की जरूरत है तो मैं उसको अपना व्हीट दे दूंगा और उससे टोमेटो ले लूंगा। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम चलता था। तो इसके बार्टर सिस्टम के कुछ फायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर हम डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे देखें, जब नोटबंदी हो गई थी तो तब लोगों के पास करेंसी नहीं थी, तो ये बार्टर सिस्टम देखने को मिला था। लोग चीजों की अदला बदली कर रहे थे। और जब लॉकडाउन हो गया था तब भी लोगों के पास में पैसे नहीं थे, तो उस टाइम भी हमें बार्टर सिस्टम देखने को मिला था। तो बार्टर सिस्टम का जो फायदे तो है ही, हमें जब पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है हम अपना एक चीज से दूसरी चीज एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज है और उसका पहला डिसएडवांटेज है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वैल्यू। इसका पहला डिसएडवांटेज क्या है, डबल कोइंसिडेंस हो जाता है मेजरमेंट का। अगर हम किसी भी चीज की वैल्यू देख रहे हैं तो उसका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वैल्यू, डबल कोइंसिडेंस हो जाता है। नेक्स्ट है सर्च कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज हाई। इसमें क्या है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। अब जैसे सपोज दैट मैंने किसी को टीचिंग कर रहा हूँ, मैं सपोज मैंने किसी को पढ़ाने के लिए दिया, मैंने पढ़ाया और उसने मुझे मनी की जगह क्या दिया, सपोज उसके पास पोटैटो है, उसने मुझे पोटैटो या टमाटो दे दिया, तो मुझे क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। उसके बाद ये क्या है, पेरिसेबल गुड्स हैं, ये खराब हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, अगर सपोज दैट मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो उसके पास नहीं है, अगर मैंने उसको पढ़ाया तो वो मनी देगा तो ठीक है, नहीं अगर मुझे वो चीज चाहिए ही नहीं और मुझे कुछ और चाहिए तो मुझे सर्चिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी कि मैं जो भी चीज सर्च करूंगा उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी, उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होगी। और अगर वो पेरिसेबल गुड्स हुए, ऐसे गुड्स हुए जो खराब हो जाएंगे, तो इनकी स्टोरेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी और मुझे ओवरऑल इसमें लॉस ही होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, डजंट इनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। बार्टर सिस्टम में आप डिवीजन नहीं कर सकते, स्पेशलाइजेशन इनको इनकरेज नहीं कर सकते। मनी में हम ऐसा कर सकते हैं, अगर कोई बंदा एक्सपर्ट है किसी भी चीज का तो हम उसे ज्यादा अच्छे वर्क में, लेबर में डाल सकते हैं, अच्छे पैसे देके उसे प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वाटर सिस्टम में नहीं होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फंगेबिलिटी प्रॉब्लम। फंगेबिलिटी प्रॉब्लम का मतलब क्या है, हम इसको मैनुअली डिवीजन नहीं कर सकते। फंगेबल आइटम जैसे क्या होते हैं जिनका हम डिवीजन और म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है, दैट इज कॉल्ड फंगेबल आइटम। लेकिन जो बार्टर सिस्टम में जो भी हम चीज एक्सचेंज करते हैं वो फंगेबिलिटी प्रॉब्लम होती है। जैसे 1 किलोग्राम गोल्ड का कोई बार ले लेते हैं तो हम 100 ग्राम के 10 स्मॉलर बार्स करेंगे, तो इस तरह से ये चीज जो है फंगेबल है। जैसे करेंसी नोट्स हैं, ये फंगेबल होते हैं। लेकिन नॉन फंगेबल आइटम्स क्या होते हैं, जैसे शेयर बॉन्ड्स हैं डिफरेंट कंपनी के, या फिर डायमंड्स हैं। तो डायमंड को अगर आप ब्रेक करोगे तो कभी भी इक्वल पार्ट्स में आपका ब्रेक नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है बार्टर सिस्टम में। उसके बाद पढ़ते हैं मनी। मनी का क्या फंक्शन होता है, मनी का जो फंक्शन है हम इसे प्राइमरी और सेकेंडरी में लेते हैं। तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है मेजर ऑफ वैल्यू। आप किसी भी चीज की वैल्यू जो है मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मिल्क लेने गए तो उसको आप लीटर से कन्वर्ट करके मनी में कर सकते हो कि भाई 1 लीटर मिल्क 50 रुपीज का, 60 रुपीज का है, ऐसे।
तो दूसरा इसका फंक्शन क्या है, बाय एंड सेल, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप जो है किसी भी चीज का एक्सचेंज कर सकते हैं मीडियम ऑफ सेल। जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ तो आप मुझे पैसे दे रहे हैं, तो ये एक बाय एंड सेल हो गया, मीडियम ऑफ सेल। या फिर हम कोई भी कमोडिटी लेते हैं तो वो मनी में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू उसकी कर सकते हैं। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू, हम इसे स्टोर कर सकते हैं। इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर। जैसे अगर कोई सोल्जर है जो कश्मीर में है तो वो अपने पेरेंट्स को कन्याकुमारी में भी पैसा भेज सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इसका ये सेकंड फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है। थर्ड है डेफर्ड पेमेंट्स, हम इसमें डेफर्ड पेमेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई आईफोन लिया जिसकी कीमत सपोज 83,976 है, तो डेफर्ड पेमेंट मैं उसकी ईएमआई करके इंस्टॉलमेंट करके भी 3499 उसको ओनली पे कर सकता हूँ। लेकिन जो आपका बाटा सिस्टम था उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, उसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम उसकी ईएमआई कैसे पे करेंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट होता है कॉन्टिजेंट, कॉन्टिजेंट बाई चांस, कॉन्टिजेंट मींस चांस। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, हम इसमें क्रेडिट भी कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में हम लगा सकते हैं। एम्प्लॉइंग फैक्टर इनपुट दे सकते हैं। क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, हम क्रिएट भी कर सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जैसा कि हम नेशनल इनकम में करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है बाटा सिस्टम और मनी के फंक्शन। और इस पे आईएएस में जब आपका मैथ्स का पेपर होगा तो उसमें ऐसे देखने को काफी बार मिला है और इस तरह से आ जाता है, मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल, ग्रीड इज। तो कुछ लोग कहते हैं कि मनी जो है हर हर समस्या की जड़ है, तो ये आया हुआ है, मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल, ग्रीड इज। मनी नहीं हर समस्या की जड़ है, ग्रीड लालच है। तो इस तरह से आईएएस में टॉपिक आ जाता है ऐसे लिखने के लिए। चलो आगे चलते हैं, इवोल्यूशन और टाइप देखते हैं। सबसे पहले कमोडिटी मनी चलती थी, तो इसमें दो चीजें होती है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी होती है नॉन इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब कि क्या है कि जैसे कि पहले सबसे पहले कमोडिटी मनी चलती थी, तो कमोडिटी मनी में क्या है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोने के सिक्के चलते थे, तो एक सोने का सिक्का दे दिया किसी को तो उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। चले जैसे सपोज चलेगा तो 1 रुपए में भी सोने का सिक्का हो 1 रुपए में ही चलेगा, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा थी। एक एक सिक्के की कीमत आज 5, 10, 15, 20 हजार रुपए हो सकती थी, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी। तो जो पहले कमोडिटी मनी चलते थे, जैसे आयरन नेल्स चलते थे, बियर पैड्स चलते थे, कोका बीन चलते थे। तो ये कोका बीन्स थे, तो एक बार ये शिप में रख के जा रहे थे, तो एक बार सारा शिप जो है पलट गया समुद्र में, तो ये सारे कोका बीन समुद्र में बह गए, बर्बाद हो गया। ये पहले मनी की फॉर्म में चलते थे। अगर आपको कुछ लेना है तो आप उसको कोका बीन्स दे दो और दूसरे बदले में सामान ले लो। फिर वेल टीथ चला करते थे, गोल्ड के नगट्स चला करते थे। तो इस तरह से पहले कमोडिटी मनी चलती थी। इसकी प्रॉब्लम क्या थी, ये पेरिसेबल थी, कोका बीन्स खराब हो गया, नॉट यूनिफॉर्म, ये एक जैसी नहीं होती थी। जैसे कोई वेल टीथ बड़ा होगा, कोई गोल्ड का नगट्स बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। इसमें प्योरिटी का प्रॉब्लम होता था। और फॉरेनर में नॉट एक्सेप्ट, वो जरूरी नहीं है कि वो आपका कोका बीन्स ले, उसे कोका बीन्स की जरूरत नहीं होगी तो वो नहीं लेगा। तो इस तरह से उसके बाद में मेटेलिक मनी आ गई। ये अपने इंडिया में हम काफी देखते हैं, इसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू थी। इंट्रिंसिक वैल्यू थी मतलब इसके अंदर अपनी जो खुद की वैल्यू थी वो चलती थी। मेटेलिक मनी में अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू थी। तो जो पहले ट्रेडर्स थे और किंग्स थे वो इस तरह का मेटेलिक मनी चलाते थे, उस पर स्टैंप वो अपनी लगा देते थे, अपनी फोटो या कुछ और। स्टैम्प देयर मार्क ऑन गोल्ड नगट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रस्ट, के ये राजा के नाम की है, इस पे कोई भी फोटो छाप दी या कोई अपनी स्टैंप लगा दी। इस तरह से मेटेलिक मनी चलती थी। इन अगर हम जो है हिस्ट्री में जाके देखें तो इंडो ग्रीक किंग्स थे और कुषाण किंग्स थे जिनके बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने गोल्ड कॉइन्स जारी किए थे। और गुप्ता पीरियड में भी हम देखते हैं कि गोल्ड कॉइन उन्होंने जारी किए थे। और उस पे उन्होंने जो राजा की जो फोटो थी वो प्लेइंग बीड़ा बीड़ा बजाते हुए या फिर शूटिंग एनिमल्स को मारते हुए या अपनी वाइफ के साथ में खड़े हुए और सेल्फी ले रहे हैं। तो इस तरह से हम पुराने सिक्के देखते हैं तो उन पे मिलता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था कि सिल्वर टंका जो उन्होंने चलाया था, शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया था, सिल्वर कॉइन, अकबर ने मोहरें चलाई। तो इस तरह से मेटेलिक मनी का दौर आया और मेटेलिक मनी में भी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, उसकी अपनी वैल्यू भी होती थी। तो धीरे धीरे इस इंट्रिंसिक वैल्यू का भी अपना कोई नुकसान था, फायदे भी थे। तो गुप्ता पीरियड में अगर हम देखें तो गुप्ता पीरियड में जो गोल्ड के कॉइन चला करते थे वो 8 ग्राम का था और ये फुल बॉडीड कॉइन्स होते थे। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू। इसकी जो जैसे ये आपका जो है एक सिक्का है सोने का, तो अगर आपके पास में एक सोने का सिक्का है तो आज उसकी कीमत कितनी ज्यादा है, सोना आज 50,000 रुपए, तो 8 ग्राम से आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सोना देखो कितने रुपए का हो जाएगा। लेकिन उसकी कीमत क्या थी पहले, 1 रुपया या 2 रुपए। मतलब क्या हुआ, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी फेस वैल्यू से बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज की डेट में अगर हम अपना 2000 रुपए का नोट देखें तो 2000 नोट में इसकी फेस वैल्यू तो है, इसकी फेस वैल्यू तो 2000 है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है इसकी, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं है। मतलब 2000 के मुकाबले कुछ भी नहीं है। 1 रुपया 2 रुपया होगी तो उससे कोई आपको फायदा नहीं होने वाला। केवल 2000 के नोट की फेस वैल्यू तो है लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं है। लेकिन पहले जो मेटेलिक मनी चलती थी या कॉमोडिटी मनी चलती थी तो उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू भी थी। जैसे 50 पैसे का अगर हम मॉडर्न टाइम पे अगर जैसे अभी तो बंद हो गए तो उसमें जो है 4 ग्राम स्टील थी। टोकन कॉइन्स इज लेस। तो इसका प्रॉब्लम क्या था, जैसे इसका पहला प्रॉब्लम था डिबेसमेंट आपका मेटेलिक मनी का। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मेटल इन कॉइन्स यूजुअली हैपेंस व्हेन किंग ट्रेजरी गेट पुअर, औरंगजेब, रोमन किंग्स। तो ये होता था, डिबेसमेंट होता चला गया, डिक्रीजिंग द अमाउंट। अगर हम बाद के राजाओं को देखें जैसे कि, और अगर हम औरंगजेब के टाइम पे देखें तो पहले जो सिक्का बड़ा होता था वो इसके टाइम पे आते आते ऐसे छोटा सा हो गया था। तो क्या हुआ, इससे ये पता लगता है कि सरकार के पास में, गवर्नमेंट के पास में ट्रेजरी जो है वो कम हो गई है, इसीलिए वो सिक्का अपना, पहले हमारे यहाँ भी 1 रुपए का सिक्का काफी बड़ा होता था और आज 1 रुपए का सिक्का छोटा सा आता है। आज 1 रुपए का सिक्का और 5 रुपए के सिक्के में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम हो गए। अगर हम 1330 में देखें तो तुगलक डायनेस्टी में, तो वहां भी टोकन कॉइन चला करते थे। एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से देखें तो एपिक फेल इसको बोलते हैं ग्रेसिम लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। तो इसमें क्या करते थे ये लोग, जैसे इन्होंने क्या किया, एक बोरे के अंदर सिक्के भर लिए, सिक्के भरने के बाद उन्हें पीटा, हिलाया। तो हिलने के बाद में क्या होता था, उसमें से कुछ सिल्वर होती थी, कुछ चांदी होती थी, वो बोरे पे चिपक जाती थी और चिपकने के बाद में वो उसे क्या करते थे, पानी में धो लेते थे। तो जितनी भी चांदी होती थी वो उस पानी में आ जाती थी, उसके बाद उसको वो जो है यूज करते थे। तो ये हुआ बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, मतलब जो है सिक्कों से वो ग्रेसिम लॉ के हिसाब से, और उसमें से गुड मनी से बैड मनी बना लेते थे। तो इस तरह से इसका मेटेलिक मनी का ये कुछ लॉस भी थे। और जैसे जैसे सरकार के पास पैसा कम होता चला जाएगा, ट्रेजरी कम होता चला गया, वैसे वैसे सिक्के के आकार जो है छोटा होता चला जाता है, डिवेसमेंट होता चला जाता है। मॉडर्न इंडियन टाइम पे देखें तो कॉपर निकल मेटल का चलता था, यूज्ड टू डिस्करेज मेल्टिंग। अभी जैसे आपने 10 रुपए का सिक्का देखा होगा, तो 10 रुपए के सिक्के बाहर तो पीतल सी होती है और अंदर जो है सिल्वर ऐसा होता है, डबल कर दिया है। ये ऐसा सरकार ने क्यों किया है, क्योंकि कुछ लोग ना पिघला के इसको, बांग्लादेश में इसकी तस्करी हो रही थी, वो यहाँ से सिक्के ले जाते थे और बांग्लादेश में पिघला के मेल्ट करके बेच देते थे। तो इस तरह से अभी सरकार ने क्या किया, इसको जो है अंदर जो है सिल्वर का कर दिया, बाहर पीतल का। तो अभी मेल्ट करेगा कोई तो डबल हो जाएगा, तो मार्केट में बिकेगा नहीं, इसलिए सरकार ने इसको डबल कर दिया। ऐसे ही पहले 1 रुपए का सिक्का चलता था तो 1 रुपए के सिक्के में ये लोग जो क्या करते थे, ये ग्रेसिम लॉ के हिसाब से, या आप कह सकते गुड मनी कम्स ऑफ बैड मनी, वो क्या करते थे, 1 रुपए को मेल्ट करते थे और मेल्ट करने के बाद उसके ब्लेड बना लेते थे। तो 1 रुपए का सिक्का बना के वो 2 या 3 ब्लेड बना लेते थे, जिससे वो 5 रुपए या 10 रुपए कमा सकते थे। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, अब 1 रुपए का सिक्का भी बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया।
₹5 का भी छोटा कर दिया। मतलब जो मेटेलिक मनी में जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा कम कर दी है। अगर अब कोई ₹1 का सिक्का मेल्ट करता है या उसको कुछ भी अदर यूज में लेता है तो उसको बचेगा नहीं कुछ भी, उसमें उसको बहुत ज्यादा लॉस रहेगा अगर वो ऐसा करता है तो इसीलिए सरकार जो है सिक्के अपने छोटे करते चली जा रही है। एक सरकार ने एक्ट भी बनाया जिसका नाम है कॉइनेज एक्ट 2011, प्रोहिबिट्स मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स। अगर आप कहीं भी सिक्के पिघला के ऐसे कालाबाजारी करते हैं तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत। तो मैंने अगर बात करें एक चीज को अब तक मैंने जो समझाया वो थी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कमोडिटी मनी और मेटेलिक मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू थी, उसकी अपनी आंतरिक वैल्यू थी। लेकिन अब जो अगर हम नेक्स्ट मनी पढ़े इवोल्यूशन मनी का हुआ तो धीरे धीरे पेपर मनी आ गई। पेपर मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है नो। अगर जैसे हमने अभी 2000 की रुपए की बात की, 2000 का नोट उसकी फेस वैल्यू तो है 2000 रुपए, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि 2000 का नोट है अगर तो हम उसको इंट्रिंसिक वैल्यू में कुछ देखें, नहीं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है जिसका नाम है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है? इट हैज टू कैरेक्टरिस्टिक, वन इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन ऑफ करेंसी। जो फिएट मनी होगी वो क्या होगी, या तो कॉइन की फॉर्म में होगी या करेंसी नोट्स की फॉर्म में होगी, समटाइम वर्चुअल क्रिप्टो कॉइन, और वो क्रिप्टो कॉइन की फॉर्म में भी हो सकती है। दूसरी, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है फिएट मनी। इट इज इश्यूड बाय द ऑर्डर ऑफ ए किंग, क्वीन एंड गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, उसे ही केवल फिएट मनी बोलते हैं। इट इज इश्यूड बाय द ऑर्डर ऑफ ए किंग, क्वीन, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, only that is fiat money and rest of all are called non fiat money। मतलब fiat money कौन सी मनी होगी? वही मनी हो सकती है जो कॉइन, करेंसी, नोट्स की फॉर्म में हो, सर्टेन समटाइम्स वर्चुअल क्रिप्टो कॉइन की फॉर्म में हो, और उसे किसी राजा ने, उसे किसी रानी ने, या किसी गवर्नमेंट ने, या फिर सेंट्रल बैंक ने ऑथराइज किया हो, दैट इज कॉल्ड फिएट मनी। और आजकल जो पेपर मनी चल रही है वो फिएट मनी ही है, जिसमें 2000 का नोट या फिर ये सब होता है। गवर्नमेंट इश्यू विद द पावर ऑफ कॉइनेज एक्ट ऑल कॉइन्स अप टू ₹1000 वन नोट साइंड बाय। ₹1 पे किसके साइन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी। ओके, गवर्नमेंट इश्यू विद द पावर ऑफ कॉइनेज एक्ट, गवर्नमेंट ने पावर दी हुई है कॉइनेज एक्ट की। ऑल कॉइन्स अप टू ₹1000, 1000 तक के जितने भी होते हैं सब जो है गवर्नमेंट पे, उसको गवर्नमेंट उसको इश्यू करती है, जारी करती है। ₹1 पे जो है आरबीआई के साइन नहीं होते हैं। ₹1 नोट साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, इस पे इसके साइन होते हैं, बाकी सब पे आरबीआई साइन करती है। ₹1 नोट डज नॉट कंटेन आई प्रॉमिस टू पे बियर। आप देखोगे ₹1 का अब तो मिलता नहीं है किसी पे, अगर पुराना नोट हो तो आप देखना ₹1 के नोट पे उस पे ये नहीं लिखा होता आई प्रॉमिस टू पे बियर, मैं धारक को ₹10 अदा करने का वचन देता हूँ, मैं धारक को ₹2000 अदा करने का वचन देता हूँ। ये नहीं लिखा होगा ₹1 के ऊपर। बाकी जितनी भी करेंसी होती है उस पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे बियर, इसका मतलब होता है दिस इज फिएट मनी। अगर हम जो बच्चों के चिल्ड्रन बैंक वाले रुपए होते हैं उस पर भी नहीं लिखा होता है प्रॉमिस टू पे बियर, आरबीआई ने नहीं लिखता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉन फिएट मनी है। उससे उससे हम जो है कानूनी मनी, वैध मनी नहीं मानेंगे, फिएट मनी नहीं मानेंगे। तो फिएट मनी क्या होता है? हम जिससे अपना डेब्ट सेटलमेंट कर सकते हैं, अपना कर्जा या कोई भी पेमेंट सेटलमेंट कर सकते हैं, उसे डेब्ट मनी बोलते हैं। आरबीआई इश्यू currency notes other than ₹1 note, they are signed by governor with the powers in RBI। अगर जो करेंसी नोट्स हैं अदर देन ₹1 नोट, एक रुपए के नोट के अलावा, दे आर साइंड बाय गवर्नर, वो आरबीआई के गवर्नर के साथ साइन होते हैं विद द पावर इन आरबीआई एक्ट, उसे आरबीआई एक्ट में डाला गया है। और अभी अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। करेंसी नोट्स हैव गवर्नर साइन, करेंसी नोट्स पे जितने भी फिएट मनी होती है उस पे गवर्नर के साइन होते हैं और उस पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे बियर। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है? व्हेन फिएट मनी करेंसी कॉइन इज लीगली वैलिड फॉर ऑल डेब्ट एंड ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द कंट्री, सच फिएट मनी इज कॉल्ड ए लीगली
बाइंडिंग कमांड, इसको क्या होता है, लीगली बाइंडिंग कमांड, वो कानूनी रूप से बंधी हुई, लीगली बाइंडिंग कमांड। तो ऐसी करेंसी को हम फिएट मनी कहते हैं जो लीगली वैलिड होती है और जिससे हम अपने डेब्ट और ट्रांजैक्शन पूरी कंट्री के अंदर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिएट मनी। और अगर हम डिमोनेटाइज की बात करें, जब नोटबंदी हुई थी तो सरकार ने 1000 नोट ये बंद कर दिए थे पैसे। 1000 रुपीज नोट इन ए म्यूजियम इज ए फिएट मनी। ये जो है, अगर कोई म्यूजियम में जो नोट बंद कर दिए हैं सरकार ने 500 के और 1000 के, अगर वो कोई म्यूजियम में मिलता है, म्यूजियम में 2 या 4 या 10 नोट होते हैं, तो म्यूजियम में जो नोट होते हैं, नोट इन म्यूजियम इज ए फिएट मनी, वो फिएट मनी होते हैं बिकॉज बाय करेंसी नोट इश्यूड बाय आरबीआई, क्योंकि ये जो है करेंसी नोट होते हैं आरबीआई ने इश्यू किए होते हैं, जारी किए होते हैं, बट नो लॉन्गर ए लीगल टेंडर। लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं होते, मतलब बिकॉज लीगली इट इज बैंड फॉर ट्रांजेक्शन, इससे आप जो है कोई भी अपना ट्रांजेक्शन या डेब्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो पुराने करेंसी है वो जो है अब नॉन फिएट मनी हो चुकी है, वो अब आरबीआई उसने अब हटा दी है। जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटी की या फिर ट्रेजरी बिल की या शेयर्स की या बॉन्ड की या डिमांड ड्राफ्ट की या चेक की या एटीएम कार्ड की या किराना कॉइन्स की या कसिनो कॉइन्स की या बिटकॉइंस कॉइन्स की, ये सभी जो है नॉन फिएट मनी होते हैं। इससे आप अपने डेब्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते, इससे आप जो है अपना डेब्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते। अगर आप किसी को बोलो कि भाई ये मेरा बिटकॉइन ले लो, ये मेरे कसीने का कॉइन ले लो, आपका 1000 रुपये, नहीं, ये आपका नॉन फिएट मनी है और ये क्या है, नॉट लीगल टेंडर है। ये लीगल टेंडर नहीं, ये नॉट लीगल टेंडर है। तो जो कॉमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं किसी की याद में बनाए जाते हैं, जैसे आपका हमने अभी बात की थी चौरी चौरा की, तो मोदी ने जो है चौरी चौरा के उस पर एक कॉइन्स जारी किया था, कॉमेमोरेटिव, किसी की याद में जारी करना। तो ये फिएट यस बट नॉट लीगल टेंडर। ये फिएट तो होती है, आरबीआई इसको जारी करती है, बट नॉट लीगल टेंडर। ये लीगल टेंडर नहीं होती अनलेस नोटिफाइड टू बी यूज्ड एज लीगल टेंडर, जब तक कि आरबीआई कोई नोटिफाइड ना जारी करे कि ये जो है लीगल टेंडर है। तो अगर हम मोटे तौर पे समझते हैं इसको, फिएट मनी को या नॉन फिएट मनी को, तो लिमिटेड लीगल टेंडर या अनलिमिटेड लीगल टेंडर से समझ सकते हैं। पेमेंट बियॉन्ड ए लिमिट 1000, पेमेंट बियॉन्ड ए लिमिट 1000 रुपीज रिफ्यूज। जैसे अगर मैं 1-1 रुपए के सिक्के लेके गया बैंक में या किसी के साथ में अपना डेब्ट सेटलमेंट करना चाहता हूँ, सपोज 10,000 रुपए का, तो मैं सपोज 1-1 रुपए के 10,000 सिक्के ले गया, तो वो मेरा 1000 रुपए तक का ही डेब्ट सेटलमेंट करेगा, बाकी वो मना कर सकता है कि मैं ये सिक्के नहीं लूंगा। पेमेंट बियॉन्ड ए लिमिट 1000 रुपीज रिफ्यूज, 1000 तक ही सिक्के वैलिड होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर, उसके बाद वो मना कर सकता है। कॉइनेज एक्ट 2011 के अंदर आरबीआई ने डिस्कस किया हुआ है कि ₹1 और एबव अप टू ₹1000 तक ही वैलिड होते हैं, और 50 पैसे के 20 कॉइन्स अप टू 10 रुपीज तक वैलिड होते हैं। बिलो 50 पैसा विड्रॉन 2011, 50 पैसे से छोटे 2011 से पहले बंद कर दिए थे। अब ये 2011 के बाद ये 25 पैसा ये सब नहीं चलता है, बंद हो गया। अगर हम बात करें अनलिमिटेड लीगल टेंडर की, तो नो सच रेस्ट्रिक्शन, आप जो है कितने भी ट्रांजेक्शन करो, 10-10, 100 के नोट की, 2-2 हजार के नोट की, 500 के नोट की, कोई जो है रुकावट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी मर्जी अनलिमिटेड लीगल टेंडर करो। तो फिएट मनी भी 2 तरह की होती है, एक लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड में सिक्के आ जाते हैं, मतलब 1000 रुपए तक की हम सिक्के से पेमेंट कर सकते हैं, बाकी वो मना कर सकता है डेब्ट सेटलमेंट के लिए। और अनलिमिटेड में होता है नो सच रेस्ट्रिक्शन, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन 26 की, तो एवरी बैंक नोट इज लीगल टेंडर इन इंडिया, दे कैन बी यूज फॉर सेटिंग एनी अमाउंट ऑफ डेब्ट इन इंडिया। कोई भी नोट है वो डेब्ट सेटलमेंट के लिए इंडिया में यूज किया जा सकता है जो कि लीगल टेंडर हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है, ऑल्दो इन रियल लाइफ फाइनेंस एक्ट 2017, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था 2017 एक्ट, कैश ट्रांजेक्शन फॉर लेस देन ₹2 लाख ओनली, beyond that use check, demand draft, net, else penalty entire amount, but for MCQ बैंक नोट is unlimited legal tender। ये आपने याद रखना है कि अगर MCQ में आ जाता है, प्री में आ जाता है क्वेश्चन
कि बैंक नोट क्या है, तो बैंक नोट जो है अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, लेकिन सरकार ने नियम बना रखा है कि आप जो है कैश में किसी के साथ डेब्ट सेटलमेंट कर रहे हैं तो 2 लाख तक ही करो, उसके बियॉन्ड अगर करना है तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, नहीं तो आपको होल अमाउंट पे पेनल्टी लगेगी। तो इस तरह से लेकिन अगर एमसीक्यू में आ जाता है तो याद रखो अनलिमिटेड लीगल बैंक नोट जो है अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है, और जो 1-1 रुपए के सिक्के होते हैं वो 1000 तक ही वो लिमिटेड में आ जाते हैं। तो इस तरह से तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आईएएस में आए हुए हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मीनिंग क्या है, ये आपका 2018 में ही आया हुआ है। ABCD में से आप बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन है। नहीं सी नहीं, इसका बी पार्ट आएगा। The money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claim। लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या होता है, आप अपना डेब्ट सेटलमेंट इसके थ्रू कर सकते हो। सी पार्ट में दिया था बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक ड्राफ्ट बिल, ये तो हमने पढ़ा था कि ये तो फिएट मनी होती नहीं, ये आपका एटीएम और ये सब फिएट मनी नहीं होती, मतलब ये सब प्लास्टिक मनी होती है, ये फिएट मनी नहीं होती। इसका मतलब होता है लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन। जैसे कि अगर आपने मुझे अपनी फीस दी है, आपने मुझे क्रेडिट किया है, फीस दी है मुझे, तो मुझे वो लेना ही पड़ेंगे, जो आपके पैसे हैं 100 के 500 के या फिर जो भी आपने दिए हैं वो मुझे लेने ही पड़ेंगे, मैं उसके लिए मना नहीं कर सकता। अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, इस तरह से, तो इसको लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। दूसरा करो, ये आपका 2011 में आया, जैसे ही सरकार ने कॉइनेज एक्ट बनाया था वैसे ही आईएएस के पेपर में पूछा गया, 2011 में कॉइनेज एक्ट बनाया। कौन सा पार्ट आएगा? both 1 and 2। इसका आंसर सी पार्ट है, both 1 and 2। In India, the minimum denomination coin acceptable for transaction is 50 पैसे। ठीक है, coins below 50 पैसे is not a legal tender for payment। ये उस टाइम के लिए है, ठीक है, अभी तो 50 पैसे भी नहीं चलते, अभी तो 1 रुपए चलता है। India, the minimum denomination coin acceptable for transaction 50 पैसे, coins below 50 पैसे not a legal tender for payment। मतलब इंडिया में एक्सेप्टेबल तो था उस टाइम पे मिनिमम, लेकिन लीगल टेंडर नहीं था, आप उससे अपना डेब्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो है दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2। तो अब तक जो आपने पढ़ा उसमें आपने क्या पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि मनी सबसे पहले वाटर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम के बाद में धीरे धीरे मनी का इवोल्यूशन हुआ तो कॉमोडिटी मनी चलने लगा, जिसमें कोई ना कोई कॉमोडिटी होती थी। उसके बाद में हमने पढ़ा कि मेटेलिक मनी आ गया, राजा महाराजा अपने सिक्के चलाते थे, सोने के, चांदी के और कॉपर के, ये सिक्के चलते थे। उसके बाद में धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, पेपर आ गया तो पेपर सेटलमेंट पेपर पे चलने लगा, पेपर मनी चलने लगा, और आज भी पेपर मनी चल रहा है। तो फिर हमने इसके बाद पढ़ा इंटरिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू, या फिर कहते हैं नॉन इंटरिंसिक वैल्यू, जो जिसकी अपनी अंदर की भी कीमत होती है, अंदर उसके कीमत होती है, जैसे सोने के सिक्के या फिर कॉमोडिटी मनी की इंटरिंसिक वैल्यू होती थी। लेकिन आज जो पेपर मनी चल रही है, फेस वैल्यू तो उसकी है 2000 रुपए, लेकिन उसके अंदर 2000 रुपए का कोई मटेरियल नहीं है, तो इस तरह से नहीं। तो धीरे धीरे ये जो मेटेलिक मनी थी उसमें डिबेसमेंट होता था, या ग्रेसिम लॉ की वजह से सरकार भी अब इसको छोटा 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 करती चली आ रही है, सिक्के छोटे कर दिए, उसको डबल कर दिया, एक पीतल का कर दिया, एक सिल्वर का, तो कोई भी उसको चोरी नहीं करेगा, मिस यूज नहीं कर सकता। फिर हमने पढ़ा लीगल टेंडर क्या होता है, फिएट मनी क्या होती है और नॉन फिएट मनी क्या होती है, और जो डेब्ट सेटलमेंट कर सके उसे फिएट मनी कहते हैं, और उसमें कंपल्सन होती है कि आपको उस बंदे को जिसको आप दे रहे हैं उसको अपना डेब्ट सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। और इस तरह से 1 रुपए में आप केवल 1000 तक का ही डेब्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। तो इतना समय लग गया।
इसके बाद मैं आपको अभी दोबारा से लिंक भेजता हूँ, ये